बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। Dear students of class 12, now we are going to take up question number 7 of CBSE sample paper. लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो जैसा मैंने बताया था कि ये सिर्फ हम क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, हम लोग पहले रिवीजन करेंगे, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और तब उसके बाद उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके आधार पर नहीं बल्कि उसके अलावा भी जो उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम दूसरे क्वेश्चंस या दूसरे तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन के लिए 3 क्वेश्चन, यानी आप यूँ कहिए कि सीबीएसई का एक सैंपल पेपर हो रहा है और साथ-साथ हम लोग 3 सैंपल पेपर और कर रहे हैं विद रिवीजन आल्सो। ये दिमाग में आप रखना है आपको यही, ठीक है? अब देखिए आपसे कहा ये गया है कि कॉर्नर पॉइंट्स बाउंडेड बाय फिजिबल रीजन ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स से जो बनता है फिजिबल रीजन, उसके कॉर्नर पॉइंट्स 0, 3, 1, 1 और 3, 0 है। अगर z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई वेयर पी क्यू ग्रेटर देन 0 है और मिनिमम ऑफ z आकर्स एट 3, 0 एंड 1, 1, तो इन चारों में से कौन सा रिलेशन होगा? सबसे पहले हम इसको शुरू करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं और होता क्या है। देखिए, मान लीजिए सबसे पहले देखिए, पहले हम लोग पहले इसको क्लियर करें तब इस क्वेश्चन पर हम आते हैं, ठीक है बच्चों? आप एक बात मान लीजिए कि कहता है कि मैक्सिमम या मिनिमम, हम कहते हैं मिनिमाइज, पहले मैक्सिमाइज की बात करते हैं, ठीक है? कहता है कि मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, मान लीजिए कि हम कहते हैं 5x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। मान लीजिए आप कहते हो x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 4, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। ये मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन ले करके आपको हम बता रहे हैं कि पहले किसको क्या बोलते हैं वो समझ लीजिए आप। देखिए जो मैक्सिमम जेड हो सकता है या जो मिनिमम जेड की बात करता है, पहले मैक्सिमम जेड की बात करते हैं। तो इस केस में हम लोग किसको क्या बोलते हैं पहले ये तो समझ लीजिए। देखिए ये जो है इसको हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये क्या है बच्चों? इसको हम बोलते हैं कि ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। किसको बोलते हैं? जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो इस केस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन है? पी एक्स प्लस क्यू वाई है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं कि ये कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट नहीं ध्यान से देखिएगा, ये क्या है बच्चों? ये कॉन्स्ट्रेंट्स है, वो कंडीशंस दी गई हैं। जैसे आपसे कोई कह दे कि भाई आपको अपनी गाड़ी चलाते हैं तो कहते हैं आप 40 की स्पीड से अधिक नहीं चलाते, तो क्या हुआ? वो कंस्ट्रेंट हो गया कि आपको चलाना है, फर्स्ट भी आना है लेकिन 40 से अधिक नहीं चला सकते। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कंस्ट्रेंट्स की बात मैं कर रहा था, ये कंस्ट्रेंट्स है और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। बस ये रिस्ट्रिक्शंस, 3 चीज समझ में आ गया। क्या हमने बोला? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, इसको कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। 3 चीज समझ में आ गई। या मान के चलिए कि आप लीनियर प्रोग्राम, याद रखिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग में घुस गए और हम लीनियर प्रोग्रामिंग को क्या करने जा रहे हैं? हम उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। तो हमने डायरेक्ट एक क्वेश्चन नहीं लिख दिया। भाई देखो इस क्वेश्चन के थ्रू जस्ट एक क्वेश्चन अभी तुरंत दिमाग में आया, हमने आपके सामने रख दिया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट और एक आधा और तो उसको भी बोलते हैं कंस्ट्रेंट और इसको क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है? अब देखो, इसको अभी छूना नहीं है। ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन 0 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। क्यों?
सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई एक्सिस जब खींचते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। तो अब जरा हम इसको ऐसे देखते हैं। मान लो कि अगर आप इस ग्राफ को खींचते हो, हम यही खींच के दिखा दे रहे हैं। y0 x10, x0 y10, हमने कह दिया कि भाई देखो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। y0 x4, x0 y माइनस 4, तो एक यहां पर हो गया जी। ये क्या हो गया बच्चों? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया। हमने दो लाइन खींच लिया। इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर कंस्ट्रेंट्स है, यही वर्ड यूज हुआ है, आप देखिए क्वेश्चन में। तो लीनियर कंस्ट्रेंट्स हो गए। अब एक चीज और देखिए, कह रहा है कि इसकी वैल्यू लेस देन आर इक्वल 0 होता, तो कैसे आप निकालते हो? जैसे अगर आप इस लाइन को देते हो तो यहाँ ओरिजिन होता है, 0 0 जरा इस पर रख के देखो तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 0, इसका मतलब कि इसके इधर ही होगा। इसी तरह से दूसरे वाले में x और y का मान 0 करोगे तो इसके इधर ही होगा। इसी विशेष चर्चा हम करेंगे जब टॉपिक लेंगे तब। x का मान हमेशा इसके इधर पॉजिटिव होता है और y का मान इसके ऊपर पॉजिटिव होता है। यानी आपके पास क्या क्या हो गया? ये जो है, ये जो है किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, हमारे पास पॉइंट क्या मिला? हमारे पास एक पॉइंट ओ मिला है। अच्छा देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बाउंडेड फिजिबल रीजन। बाउंडेड तो है ही, और फिजिबल रीजन क्यों बोलते हैं? फिजिबल रीजन ये है कि इसमें सब की सब कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। एक और बड़ा अच्छा तरीका मैं बता दूं जो हायर स्टडीज में आप पढ़ोगे, कोई भी जब ग्राफ खींचते हो ना, इस तरह का जब रीजन होता है तो कहीं से दो पॉइंट ले लो और उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट जो है अगर पूरा का पूरा उसी में पड़ गया तो वो फिजिबल बाउंड्री रीजन है। जैसे अगर आप कह देते हो कि हमारे पास इस तरह का कोई ग्राफ है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट यहां ले लोगे तो लाइन बाहर आ जाएगी। जब भी होना है तो क्या होना है? वो उसके अंदर ही होता है। तो बहरहाल अभी आप ये मान के चलो कि इसको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। कॉर्नर पॉइंट इसके कौन कौन है? एक तो ओरिजिन है, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। एक पॉइंट हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। क्लियर हो गई बात? ए का कोऑर्डिनेट आप कह चुके हो कितना है? 40 है। सी का कोऑर्डिनेट आप कह चुके हो क्या है? 0 10 है। और बी का कोऑर्डिनेट इन दोनों से जब निकालोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, एक तो 7 होगा, एक्स वाई 0, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7, तो ये क्या होगा बच्चों? 7 और 3 हो गया। तो हमारे पास तीन कार्नर पॉइंट्स इसके हो गए। कौन कौन से कार्नर पॉइंट्स हो गए? ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपके मन में जरूर विचार आ रहा होगा कि सर ये तीन पॉइंट्स तो हमारे पास हो गए, लेकिन इसका तो कुछ हुआ नहीं। बस मैं यही कह रहा हूं कि यू शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड एट पॉइंट ए। तो अगर आप एट ए निकालते हो, एट ए जेड का मान कितना है देखो। ए मतलब क्या? 40 पर कितना होगा? 5 चौके 20 हो गया, तो हमने कह दिया इसकी वैल्यू हो गई 20। बी पर बताओ तो कितना हो गया? एट बी जेड का मान कितना हो गया? अगर जेड की वैल्यू निकालना चाहते हो 7 3 पर, तो कितना होगा जी? 7 5 35 और 3 चौके 12, माने कितना हो गया? 47 हो गया। सही आ रहा? 7 5 35, 4 3 12, ठीक है। और एट सी अगर निकालना चाहते हो, सी माने क्या? 0 10 पर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? उसी में, इसी में रखना है। तो ये कितना हो गया बच्चा? 40 हो गया। अब क्या कह रहा है? ये क्या दिया था? मैक्सिमम। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है? ये वाला है। तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 47 एट विच पॉइंट? एट पॉइंट 73। वाला क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो आपने पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग एक तरह से क्या कर दिया? रिवाइज कर लिया। किसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, किसको कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, किसको नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। इसकी तारीफ होगी, जो भी होगा सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंक्लूडेड है। और जो हमने ये रीजन बाउंडेड रीजन कह दिया, इसी को हम फिजिबल बाउंडेड रीजन बोलते हैं। इस रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं एक्सेप्ट 0, 0 0 मतलब क्या? क्योंकि अगर रहबे नहीं करेगा तो करोगे क्या? तो उस केस में हम क्या कहते हैं? इन तीनों पॉइंट्स पर जेड की वैल्यू, माने
इसका रोल तब शुरू होता है जब हमारे पास पॉइंट्स मिल जाते हैं, फिजिबल रीजन मिल जाता है, और जब उन पॉइंट्स को निकाल लेते हैं जो सबसे मैक्सिमम होता है वो मैक्सिमम हो गया, और अगर मिनिमम कहता तो जो सबसे इसमें कम होता तो हम कहते कि किस पॉइंट पर, पॉइंट ए इज गिविंग द मिनिमम पॉइंट। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए, इन केस, ये तो हमारे बात समझ में आ रही है। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी कर्व दिया हुआ है और हमारे पास ऐसे कर्व आ गया, देखिए उसको खींचिए बेटा, नहीं आ रहा है। अगर सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक कर्व ऐसे है, एक कर्व ऐसे चला गया है, और आप कहते हो कि हमारे पास ऐसे आ रहा है, हमारी बात समझ में आ रही है, इस तरह से। तो ये भी वही है, क्योंकि पूरा पूरा का पूरा क्या है, ये फिजिबल बाउंडेड ये नहीं है, मान लो, क्योंकि इसमें क्या होता है और कहां तक होगा उससे फर्क नहीं, लेकिन ये फिजिबल है। हमारे पास कितने पॉइंट हैं, ए है, बी है और सी है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को जेड पर रखोगे, जिसके लिए वैल्यू मिनिमम आएगी वो मिनिमम हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया कि माने ऐसे भी कर्व भी, ओपन फिजिबल वाला जो बाउंडेड है वो भी हो सकता है। ये मैंने आपको जानबूझ के बता दिया। आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस तरह से कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि हमारे पास कोई भी एक कर्व हमारे पास दिया हुआ है, तो देखिए 30, यहां पर क्या है जी, 30 है, दूसरा क्या है, 03 है, और तीसरा हमारे पास क्या है, ये 11 है। क्या बोलता है कि बाउंडेड फिजिबल रीजन है। तो बाउंडेड फिजिबल रीजन का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे हो गया कर्व। हमारी बात समझ में आ रही है। अब कह रहा है कि इसमें किसी दो पॉइंट पर, 30 पर और 11 पर क्या आ रहा है, मिनिमम वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों पॉइंट पर जेड की वैल्यू जो होगी वो बराबर हो जाएगी। जेड की वैल्यू मिनिमम इस पर भी होगी और जेड की वैल्यू मिनिमम इस पर भी होगी। बस इस क्वेश्चन को ट्विस्ट, यही इसका ट्विस्ट है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो अब तो समझ में आ गया कि हमारे पास यहां जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है बच्चों, उसमें खींचिए, डालिए उसको डालिए। इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई है। तो आप लिखते हो एट व्हाट 30, z इज इक्वल टू कितना होगा, 3p होगा, क्यों, दूसरा तो 0 हो जाएगा, y का मान 0 है, एंड एट 11 z की वैल्यू क्या होगी, p प्लस क्यू होगी। लेकिन कह रहा है कि दोनों मिनिमम है, मतलब दोनों बराबर है। याद रखिएगा, सिर्फ एक ही मैक्सिमम, एक ही मिनिमम हो सकता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, 3p इज इक्वल टू p प्लस क्यू, यानी क्या हो गया जी, 2p इज इक्वल टू q, यानी कौन सा आंसर हो गया, ये वाला, p इज इक्वल टू, यहीं से हुआ ना जी, p इज इक्वल टू q बाई 2 हो गया। ये क्लियर हो गया। तो अब आपने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एलपीपी भी बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपने क्या क्या देख लिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या है, फिजिबल बाउंडेड रीजन क्या है, उसके कॉर्नर क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं उनके। जब भी याद रखिएगा, जब ये हायर स्टडी में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जो फिजिबल रीजन का कॉर्नर होता है, जब भी आपको ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगी, यानी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो उन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पर मिलेगी। इस पर्टिकुलर केस में कह दिया गया कि 2 पॉइंट पर मिल रहा था, इन दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर हमने कर दिया, और इस तरह से आपके पास एक रिलेशन निकल गया। अब देखिए, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि एक जो बाउंडेड फिजिबल रीजन है, जो कैसे डिफाइंड है, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई से है, उसके 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं 0, 4, 20 एंड 31। तो उसकी अच्छा, दूसरा क्या है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड आकर, याद रखिए पिछला क्वेश्चन क्या था, मिनिमम था, इस बार क्या हो रहा है, मैक्सिमम। माने आपको फर्क नहीं पड़ना है कि आपसे मिनिमम पूछ रहा है या मैक्सिमम पूछ रहा है। हमारी बात समझ में आ रही है, आपको इसका फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब कि मैक्सिमम आकर एट पॉइंट 0, 4 एंड 31। क्या इसका मतलब हुआ जी, कि हम कहते हैं कि एट
04 z इज इक्वल टू हाउ मच, याद रखिए z का मान कितना दिया है, z इज इक्वल टू दिया है px प्लस qy। तो एट 04 ये कितना होगा 0 प्लस 4y, यानी आपने कह दिया दैट इज z इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, ये 4y नहीं होगा बल्कि y की जगह पर 4 है तो हो जाएगा 4q, दैट इज इक्वल टू 4q, यानी z का मान कितना हो गया जी 4q। और एट 3 1 z की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, x की जगह पर 3 तो हो गया 3p, और q की जगह पर y की जगह पर कितना है 1 तो हो गया 1q, यानी हो गया 3p प्लस q। लेकिन दोनों बराबर है, याद रखिए मैंने बताया था जिस तरह से मैक्सिमम पॉइंट एक होगा उस तरह से मिनिमम पॉइंट भी एक होगा, या मिनिमम पॉइंट जैसे एक होगा मैक्सिमम पॉइंट हो, तो निश्चित रूप से दोनों बराबर हो गए। तो क्लियरली 4q शुड बी इक्वल टू 3p प्लस q। इसका मतलब ये हुआ कि 3p इज इक्वल टू 3q, यानी p इज इक्वल टू q हो गया, यानी विच वन इज द आंसर, d इज द आंसर। बेटा एक क्वेश्चन है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 5x plus is equal to 5x plus 3y subject to constraints this much and x and y are greater than or equal to 0 is, इन तीनों में से कोई होगा या कोई कोई नहीं हो सकता, यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा था कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यानी ये वाला है, इसका यूज हम सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, याद रखिए करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन x एक्सिस है y एक्सिस है, ऐसे करके लेके चलते हैं। तो अगर हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को करें तो y इज इक्वल टू 0, तो पहला हो गया 5 0 और दूसरा हमारे पास हो गया 0 5, यानी हमारे पास जो लाइन है वो ये वाली लाइन हो गई साहब। ये कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, 1 कहीं यहां होगा, पुट 1 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट हो गया 1 0 और यहाँ जो पॉइंट हो गया 0 माइनस 1, यानी अगर आप इसको ग्राफ को खींच देते हो तो ये हमारे पास लाइन क्या है बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गई। अब देखिए हमने जैसा आपको पहले शुरू में बताया था कि भाई हमको बाउंड्री रीजन कैसे मिलेगा, तो हमारे पास हम पहले देखते हैं कि x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 5, ये जो लाइन है ये पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करे, एक उधर है और एक इधर है, तो हम इधर से एक पॉइंट लेते हैं 0 0 0 0 इसमें रखते हैं तो हम लोग को लगता है कि ये सेटिस्फाई हो गया, यानी इसके तो इधर ही होगा, उधर हम नहीं जा रहा है, हम यही ले रहा है। इसी तरह से इस लाइन में भी अगर हम x और y की जगह 0 0 कर देंगे तो इसके उधर होगा, माने जिधर की ओरिजिन है, जिधर से पॉइंट लेते हैं उधर की तरफ ही होगा, तो ये वाला होगा। ये दोनों कंडीशन हमको कहता है कि भाई x का मान पॉजिटिव है और इसका मान पॉजिटिव है, यानी आपके पास ये वाला क्या हो गया, ये आपके पास फिजिबल रीजन हो गया, ये आप डायरेक्ट धड़ाधड़ कर लीजिएगा। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या हो गए, एक तो पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है। ए का कोऑर्डिनेट आपके पास 1 0 है, बी सी का कोऑर्डिनेट 0 5 है और बी का कोऑर्डिनेट इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा, इसका होगा 3 2, अगर इन दोनों को सॉल्व भी कर लेते हैं तो वही पॉइंट आएगा। तो क्या हो गया बच्चों, पॉइंट 3 2, यानी आपको कॉर्नर पॉइंट्स तो निकल गए। किसके कॉर्नर पॉइंट्स निकल गए, फिजिबल रीजन के, ये याद रखिएगा ये आपके पास फिजिबल रीजन था, तो फिजिबल रीजन के, ये आपका फिजिबल रीजन है, ये इसके पॉइंट्स हैं, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स निकल गए। तब अब लिखोगे कि एट ए मींस व्हाट 1 0, यही है ना जी, ये 1 0 है, तो एट ए व्हाट इज ए मींस व्हाट, ये 1 0 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। अब इसका रूल शुरू होता है, 1 0 पर 5x प्लस 3y की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 5, पहला क्लियर हो गया। फिर आप कहते हो एट बी, बी मीन्स व्हाट, इट इज 3 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, जेड इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस
3 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 3 15 3 दूना के 6 कितना हो गया जी? ये हो गया 21 हो गया। और एट सी मीन्स व्हाट? 05 जेड की वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। आपने किसकी वैल्यू निकाल लिया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल बाउंडेड रीजन निकल गया। ठीक है, अब अगर ये निकल जाता है तो उस केस में हम कहते हैं भाई इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन है? यही वाला हो जो मैक्सिमम वैल्यू ना। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू इज हाउ मच? 21। सो व्हाट इज द आंसर? बी इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। देखो आपको दिया हुआ मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, आपको इसमें बेसिकली क्या करना है? बेसिकली इसके बारे में अभी कुछ सोचना नहीं है, इसका रोल बाद में शुरू होता है। हम पहले इनकी बात करते हैं। इनमें हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एक हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यही दो इक्वेशन है, इनका हमको ग्राफ खींचना है। हम देखते हैं साहब, खींचते हैं, देखते हैं खींच करके। सबसे पहले हम y इज इक्वल 0 करते हैं, x का मान हम 3 हमारे पास हो गया, तो ये हो गया 3 0। y का मान 0, x का मान 3, x का मान 0, y का मान 1, तो ये हो गया 0 1। यानी हमारे पास ये जो लाइन है, ये लाइन हमारे पास है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। दूसरा देखिए y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, यानी पॉइंट क्या हो गया जी? 2 0। x इज इक्वल 0, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल 0, x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया 0 2, यानी हमने ये ग्राफ खींच दिया साहब। और अब जब ग्राफ खींच देते हैं तो इस केस में इसका इक्वेशन क्या हो गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखिएगा, हम जो कह रहे हैं उसको, आपको एक चीज पता है कि बिकॉज ऑफ दिस x एंड y वॉट एवर विल कम इट विल कम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। तो पहले हम फर्स्ट वाले को देखते हैं, x प्लस 3y। हम 0 0 रख के देखते हैं। यहाँ हमारे पास पॉइंट क्या है? वो है 0 0 है। जब 0 0 इसमें आप रखते हो तो 0 0 इज नॉट इक्वल टू 3। जब उसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसका अपोजिट साइड होता है, यानी इस लाइन के इस साइड में होगा। मतलब ये हुआ कि ये इस तरह से होगा। अभी देखिए हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पहले उस लाइन के इधर ही किए हैं, इसके ऊपर ही हम क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसके नीचे जा ही नहीं सकता है, बिकॉज ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास जो दिया हुआ है वो ये है कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसमें x और y का मान 0 रखिए। 0 का मान 2 से बड़ा नहीं होता है, यानी इधर नहीं होगा, इसके उधर होगा। तो इसके अगर इधर होगा तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक तो हमने कह दिया कि पहला वाला ऐसे हो गया, फिर दूसरा वाला भी ऐसे हो गया जी। ये x प्लस वाई के इधर हो गया और इसके तो इधर होगा ही होगा। क्यों इसके इधर होगा? ध्यान से देखिएगा, इसके इधर क्यों होगा जी? इसके इधर इसलिए होगा क्योंकि x का मान हमेशा ग्रेटर देन 0 है। मतलब ये हुआ कि ये जो आपका ग्राफ हो गया, यहां से यहां तक ये पूरा जो ग्राफ है, ये क्या हो गया? यही आपका फिजिबल बाउंड्री रीजन हो गया। याद रखिए, इधर जहां भी दिखाई दे रहा बाउंड्री है वो अनंत की तरफ जा रहा है, जाने दीजिए, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। प्रश्न ये है कि हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या है। हमारे पास जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले, एक पॉइंट हमको क्या मिला? अब ये सब खत्म, हमारे पास एक पॉइंट क्या मिला है? एक पॉइंट हमको मिला, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि ये ए है, एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। तो एक पॉइंट हमको मिला A30, दूसरा हमको मिला बी, बी यानी दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन। देखिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट कर लिए 2y इज इक्वल टू 1। y का मान कितना जी? 1/2। ध्यान से देखिएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इन दोनों को सॉल्व करने पर वही आएगा जो वहां ग्राफ से मिलेगा।
लेकिन अगर आप एग्जैक्ट ग्राफ तो खींचने की कहा नहीं गया है, कोई क्रेडिट है नहीं, तो हमने क्या कर दिया, सॉल्व करके देख लिया कि 2y इज इक्वल टू 1, एक्स कैंसिल, y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2। तो अगर y का मान 1/2 हो गया, इसमें रखिएगा, तो x का मान कितना होगा 3/2, यानी ये पॉइंट क्या होगा जी 3/2 और 1/2, ये किसकी वैल्यू हो गई, b की हो गई। और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 0 2। अब अगर आपने 3 ये पॉइंट्स निकाल लिए, तो उस केस में अब आपको जेड की वैल्यू निकालनी है। तो इस पॉइंट पर जेड का मान कितना होगा बताइए। अगर हम जेड की बात करते हैं तो यहां पर हम लिख देते हैं एट, जेड का मान डायरेक्ट करते हैं, एक्स जब रखिए 3, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 0, तो जेड का मान कितना हो गया 9। एट बी 3/2 1/2, 3/2 मीन्स 9/2 1/2 5/2, 9 प्लस 4 5 कितना जी 9 5 14 2, तो ये कितना हो जाएगा जी 7 हो गया। आप देखिएगा 3 इंटू 3/2 9/2, 5 इंटू 1/2 7/2, तो ये हो गया 7। एंड एट सी, सी मीन्स व्हाट 0 2, एक्स का मान 0, तो पहला तो हो गया यहाँ 0 और वहां कितना हो गया 5/2। अब हमसे ये पूछा जा रहा है, करिए इसको, ठीक है, देखिए एट पॉइंट सी ये गड़बड़ हो गया था। एट पॉइंट सी 0 2 हम इसमें रखते हैं, एक्स का मान 0 हो गया, एक्स का मान 0, तो 3 इंटू 0 और 5 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। अब हमको देखना क्या है भाई, इसमें क्या करना है, हम कहते हैं कि इन तीनों में मिनिमम कौन है, तो ये 9 7 और 10 में हमारे पास मिनिमम क्या आ रहा है 7 आ रहा है। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज डी। ये समझ में आ गया बात। देखिए बच्चों, अब हम लोग एंटर कर रहे हैं कहां पर, वेक्टर में। वेक्टर एनालिसिस में क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, इक्वल अगर है, तो खत्म हो जाते हैं, बस यही एक कंसेप्ट है यहाँ। देखिए पहला यहाँ पर है कि ए बी सी डी इज अ क्या रॉम्बस, ये रॉम्बस है, एंड ई इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ द रॉम्बस। छोटे क्लास में आपने पढ़ा है कि जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा। ये तो क्लियर हो गया साहब कि भाई ये दोनों बराबर हो गए, यानी अगर आप कहते हो कि ई ए, पहले हम ई की बात करते हैं, ई ए शुड बी इक्वल टू हाउ मच ई सी, ई ए का मान ई सी के बराबर होगा एंड ई बी का मान ई डी के बराबर होगा। ये आपको पहले दिमाग में रखना पड़ेगा। आप ये भी कह सकते हो कि भाई अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, 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 तो ये आपस में बराबर होते हैं। अब सीधी सी बात है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, पहले हम इसको लिखते हैं ई ए वेक्टर और प्लस ई सी वेक्टर, एक साथ कर लेते हैं, ई ए और ई सी को एक साथ लिख लेते हैं, और ई बी और ई डी को एक साथ कर लेते हैं, ई बी वेक्टर और ई डी वेक्टर को एक साथ लिखते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर है। ध्यान रखिए ई ए तो सही चलेगा, लेकिन ई सी और ये बराबर है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये क्या है जी, ये माइनस ये वेक्टर है। भाई ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन ये एक उधर गया है एक इधर गया है, तो दोनों क्या है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसी तरह से अगर आप ईबी कहते हो तो ये भी क्या होगा जी, ये भी हो गया ईबी वेक्टर, ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल कैंसिल, ये कितना हो गया जीरो वेक्टर। सो व्हाट इज द आंसर, हमने यहाँ आंसर नहीं लिखा है, इसके चार जो आंसर दिए हुए हैं वो चार आंसर है। पहला दिया है कि भाई ये जीरो वेक्टर होगा, दूसरा एडी वेक्टर होगा, 2bd वेक्टर होगा और 2ad वेक्टर, तो आंसर क्या हो गया जीरो वेक्टर होगा। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है, ये बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। इतनी सी बात है कि अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम इसको
उनको आपस में बराबर कर दें। देखिए, वी हैव अ क्वेश्चन दैट इफ ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन हैविंग ओ एज सेंटर, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू of OA vector plus OB vector plus OC vector plus OD vector plus OE vector plus OA vector. Which one is the, क्या कह रहा है, OA vector, OA vector है, ऐसे कर लेते हैं, OA vector है, OB vector है, OC vector है, OD vector है, OE vector है और OA vector है। बिल्कुल वही लॉजिक है कि हमें पता है कि ये जो ओरिजिन दैट इसका जो सेंटर होता है वो डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अब अगर OA है तो OA इधर है और OD उधर है तो OA OD खत्म। सिमिलरली अगर OB इधर है तो OE उधर है, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, खत्म हो गया। इसी तरह से ये OC है और ये क्या है, OF है, तो जितना OC है उतना OF है। यानी OA जो है वो उसने किसको खत्म कर दिया, OD को खत्म कर दिया, OB ने खत्म कर दिया किसको, OE को, और OC जो है वो OF को खत्म कर दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 वेक्टर। सो इसका आंसर क्या हो गया, 0 वेक्टर। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि देयर आर 2 पॉइंट्स A एंड B, तो A से 3 वेक्टर डाइवर्ज हो रहे हैं। डाइवर्ज होना समझते हैं, एक वेक्टर डाइवर्ज हो रहा है P, Q और R, यानी AP वेक्टर है, AQ वेक्टर है और AR वेक्टर, R उधर भी हो सकता था। 3 वेक्टर्स आर डाइवर्जिंग, वहां से निकल रहे हैं, एंड PQR से B पॉइंट पर वो तीनों वेक्टर कन्वर्ज कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर कन्वर्ज कर रहा है, ये वेक्टर कन्वर्ज कर रहा है और ये वेक्टर कन्वर्ज कर रहा है। स्पष्ट हो गया। फ्रॉम पॉइंट A 3 वेक्टर्स OP, OQ एंड OR आर कन्वर्जिंग, एंड एट पॉइंट B PB, QB एंड RB, these 3 वेक्टर्स आर क्या, कन्वर्जिंग। यहां से डाइवर्ज हो रहा है, वहां से कन्वर्ज हो रहा है, वहां मिल रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है। तो कह रहा है कि बताइए AP, AQ, AR, PB, QB एंड RB ऑल वेक्टर्स की वैल्यू कितनी होगी। इसको देखने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, इसको हम ये कहेंगे कि यही आपका कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर A है, मान लीजिए कि AB वेक्टर है और दूसरा जो है वो BC वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो क्या होता है जी, याद है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कंसेप्ट, ये क्या कंसेप्ट है बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मींस इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स, है ना, एक दूसरे के पीछे, यहां गया उसके, इसका हेड और उसका टेल, देन द थर्ड लाइन ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। मतलब अगर ए बी है, बी सी है तो ये ए सी है। अगर वो सी ए हो जाता, याद रखना ये कंसेप्ट एक है, ये कंसेप्ट वन है, और कंसेप्ट टू क्या है कि अगर आप कह देते हो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0 वेक्टर। क्योंकि देखो होता ये है, जब ए बी और बी सी होता है तो बी हट के हम लगा देते हैं ए सी वेक्टर, और यहाँ सी ए वेक्टर होता है, फिर सी सी हटा करके क्या लिख देते हैं, ए वेक्टर। ये बहुत जनरल रूल है जो आप यूज कर सकते हो। तो ये तो कंसेप्ट हो गया साहब। अब देखिए, हमसे पूछा गया है इसकी वैल्यू कितनी होगी, कुछ नहीं करना है भाई, कह रहा है कि भाई इसी को हम लिख सकते हैं एपी वेक्टर एंड प्लस पीवी वेक्टर, हमने एक साथ कर दिया, इसको इसको एक साथ कर दिया। ठीक, हम कह रहे हैं ए क्यू वेक्टर एंड प्लस क्यूबी वेक्टर, ये दोनों, ये दोनों और ये दोनों एक साथ ले लिया, और तीसरा ए आर वेक्टर प्लस आर बी वेक्टर, ये 3 वेक्टर हो गया, ये 3 वाला। अब देखो AP प्लस PB का मान कितना होगा, देखो यहां से AP प्लस PB का मान क्या होगा जी, AB वेक्टर। तो हमने कह दिया कि द फर्स्ट वन इज AB वेक्टर। सिमिलरली AQ वेक्टर प्लस QB वेक्टर का मान क्या होगा, AB वेक्टर। और फिर AR वेक्टर प्लस RB का वेक्टर कितना होगा, AB वेक्टर।
यानी हमारे पास कितना हो गया 3ab वेक्टर। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज डी। क्लियर हो गया? यहां पर क्या था, क्या इसमें क्या कंसेप्ट को हमने यूज किया था? यहां हमने कंसेप्ट यूज किया है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि अगर दो साइड से हमारे पास एक साइड ये है एक साइड ये है तो तीसरी उसको रिप्रेजेंट करती है। और उसके बाद हमने दो चीज और देखा, एक हमने देखा कि डाइवर्जिंग वेक्टर क्या होंगे, दूसरा हमने देखा कन्वर्जिंग वेक्टर क्या होंगे। एंड अल्टीमेटली सिर्फ ये ग्रुपिंग करने का सवाल है, ग्रुपिंग करके और हमने निकाल दिया इट इज 3ab। बट इन क्वेश्चन नंबर 8 का जो थर्ड है ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन सैंपल में दिया हुआ है हम उसे थोड़ा सा हट के बता रहे हैं, क्योंकि इसका यूज और आगे होगा, वेक्टर प्रोडक्ट में होगा, डॉट प्रोडक्ट में होगा। क्वेश्चन ये है कि a वेक्टर एंड b वेक्टर आर टू वेक्टर्स, देन यू हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। आपको a वेक्टर और b वेक्टर के डायरेक्शन में क्या निकालना है बच्चों? आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। पूछ रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर कौन सा होगा। अब देखिए, बिफोर यू गो फॉर एनीथिंग एल्स, पहले हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हमारे पास पता है कि कभी भी अगर किसी वेक्टर्स को आप लेते हो, कोई भी एनी वेक्टर, तो आप क्या लिखते हो? लिखते हो ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। ए कैप क्या है? ए कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। आप जब किसी वेक्टर को आप ऐसे डिफाइन करते हो, ए से बी लिखते हो, तो आप क्या कहते हो? ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? मॉड ऑफ ए वेक्टर है। और जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या है? इसकी डायरेक्शन को हम क्या लिखते हैं? ए कैप कहते हैं। माने जो इसको डायरेक्शन हम देते हैं ये वाला, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? यूनिट वेक्टर है। दूसरी बात ये है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। यही तो वजह थी ना कि हम क्या लिखते थे? आई कैप का मान कितना होता है? मॉड ऑफ आई कैप। मॉड ऑफ जे कैप का मान होता है मॉड ऑफ के कैप का मान 1 है। ये आई कैप जे कैप क्या क्या था? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ओरिजिन थी। तो हमने कहा था कि इधर आई कैप होता है, इधर जे कैप होता है, इधर के कैप होता है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए, आपसे प्रश्न, आपको कंसेप्ट मैंने क्या बताया कि एनी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। तो देयरफॉर व्हाट इज ए कैप? ए कैप मींस व्हाट? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। बेसिकली ये क्या है बच्चों? ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ये वैल्यू कितनी होती है? दिस इज ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये आपका कंसेप्ट हो गया। अब अगर आपको कोई पूछता है कि भाई आप बताइए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, हम कह रहे हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, मतलब हम क्या लिखने जा रहे हैं? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a vector plus b vector will be equal to how much? A vector plus b vector by mod of a vector plus b vector। यही फॉर्मूला हो गया आपका। किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। दूसरी बात, अगर यही सिचुएशन है, आप आता है कभी कोई पूछता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, आपको याद आ रहा? मेरा शॉर्ट देखिएगा, वहां क्या होता था? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप क्या था? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड ए क्रॉस। तो ये वाला क्या होता है? ये मैग्नीट्यूड होता है। हम इसको बेसिकली क्या लिख लेते हैं? हम कहते हैं बेसिकली, आप चाहो तो कह सकते हो कि मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इनटू एन कैप। बेसिकली ये जो है क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो इसीलिए अगर हम वहां एन कैप लिखते हैं तो लिख देते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ क्या? ए क्रॉस बी। समझ में आ रही बात? इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यानी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर को हमको कैसे डिवाइड कर देना है? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। अब देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया था कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस,
अब ध्यान से देखिए, व्हाट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों को ऐड करिए तो 2i माइनस आई कितना हो गया बच्चों, आई कैप, माइनस जे प्लस जे कितना हो गया, 0j कैप, एंड तीसरा हो गया हाउ मच, के कैप। भाई हमने ए और बी वेक्टर को जोड़ दिया, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आई कैप प्लस 0j कैप प्लस के कैप, देन होगा जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दिस इज आई वेक्टर प्लस के वेक्टर, बार बार जीरो को ढोने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई, अब देखिए मॉड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का। अब फिर एक कंसेप्ट देख लीजिए, ये दूसरा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट 2 यूज क्या कर रहे हो कि अगर हमारे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है बच्चों, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट्स होते हैं स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट उसका ले लेते हैं। तो अब अगर हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होगा जी, अंडर रूट a1 स्क्वायर मीन्स व्हाट, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये कितना होगा, आई कैप प्लस के कैप बाई अंडर रूट 2, मतलब हमारे पास क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 2 के कैप, के कैप यहां पर गड़बड़ है, ये होना चाहिए था के कैप, ये क्लियर है। तो आपके पास आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया ये। तो इस तरह से आपने देख लिया कि हम कैसे किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ द वेक्टर। थैंक यू। नोडे यू आर गिवन अ क्वेश्चन नाउ, अब हम लोग कहां जा रहे हैं, हम पहुंच गए डेफिनिट इंटीग्रल में और वहां पर पहुंच रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल में। तो अब हम पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, माइनस पाई टू प्लस पाई ई टू द पावर cos स्क्वायर एक्स साइन क्यू 2n प्लस 1 एक्स dx की वैल्यू इसमें से क्या होगी। हमने इसको लिखा नहीं है, ये हम लिख देते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो दिया है कि द वैल्यूज आर -1 0 1 एंड 2, इसमें से कौन सी इसकी वैल्यू होगी। अब देखिए, बिफोर वी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक फिर वही बात करते हैं, पहले एक हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं क्या होता है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल में है -a टू प्लस a एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा हम दो चीज कह रहे हैं, एक होता है 0 इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन एंड टू टाइम्स 0 to a fx dx if fx is an what, इवन फंक्शन। यही दो प्रॉपर्टी तो हम देखते हैं इसको, -a टू प्लस a fx dx की वैल्यू 0 होती है अगर fx ऑड फंक्शन हो जाए, और 2 टाइम्स 0 टू a fx dx हो जाता है अगर वो क्या हो जाए, इवन फंक्शन हो जाए। तो एक कंसेप्ट तो ये हो गया। अब दूसरा देखो, ये कंसेप्ट 1 हो गया। अब देखो बेटा कंसेप्ट 2 क्या है, जरा कंसेप्ट 2 देख लो। एक फंक्शन को हम देखो, अ फंक्शन fx इज कॉल्ड इवन फंक्शन, याद रखो, इवन फंक्शन इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हो गया। अच्छा ये कोई बहुत माने आपको अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना है ध्यान रखना है कि भैया एक्स जबर माइनस एक्स रख देने पर कोई अंतर जब नहीं पड़ता है तो इवन फंक्शन हो गया। और ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ऑड फंक्शन के लिए क्या हो जाता है, बदल जाता है,
माने उसका चिन्ह बदल जाता है और इवन फंक्शन के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ ये भी कह सकते थे कि दिस इज इक्वल 0 इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस एफ एक्स, और इसमें लिख देते कि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, वो भी हो सकता था एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स इवन के लिए और एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स ऑड के लिए। तो ये दो कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मतलब एक तो हमारे पास क्या हुआ इवन और ऑड फंक्शन का, और एक है कि ये प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जब हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हम किसकी बात चर्चा करते हैं बच्चों? सबसे पहले हम कहते हैं हियर fx is equal to e to the power cos square x sin cube 2n plus 1 into x, ये fx की वैल्यू है। देयरफॉर व्हाट इज f माइनस एक्स, दोनों टेस्ट हो जाएगा, इवन है कि ऑड है। तो ये वैल्यू कितनी होगी बोलो, e टू द पावर cos माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन 2n प्लस 1 इंटू माइनस एक्स का क्या होल क्यूब। cos माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा होती है, याद रखना। cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स और sin माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये दोनों चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसकी वैल्यू हो गई e cos स्क्वायर क्या x, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो हो गया e cos स्क्वायर x। लेकिन यहां पर ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा जी, ये माइनस होगा और ये होगा साइन 2n प्लस 1 इंटू एक्स और यहाँ होल क्यू। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास माइनस साइन के साथ कुछ भी होल क्यू होगा तो माइनस का क्यू कितना हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हमने कह दिया कि दिस इज इक्वल टू, और अगर इतना हो गया इसका मतलब क्या हुआ जी, माइनस एफ एक्स हो गया। तो आप कहते हो कि एफ एक्स इज क्या हो गया, एक ऑड फंक्शन हो गया। जब ऑड फंक्शन हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी आंसर आपका ये हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन आपका है माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू लॉग 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू वन ऑफ दिस फोर। देखो फिर वही है माइनस ए टू प्लस ए, तो पहले हम यहां लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू log 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स, ये तो हो गया जी, क्लियर है। अब प्रैक्टिकली क्या आपको निकालना है, आपको निकालना है f माइनस एक्स। देखिएगा हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, आपके पास देखना है कि f माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर माइनस एफ एक्स है तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं कि ये ऑड फंक्शन है। हमारी बात समझ में आ रही है, क्या हम बोल रहे हैं ध्यान से देखना। f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स अगर है तो हम कहते हैं ऑड फंक्शन, यानी एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स का मान अगर 0 है तो भी हम कहते हैं कि एफ एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है। ये सोचने का लेटरल तरीका हुआ, लेटरल समझते हो ना, जैसे आपको यहां पहुंचना है तो एक तरीका है कि आप ऐसे पहुंचिए है और एक तरीका आप ऐसे पहुंच जाइए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लेटरल थिंकिंग बोलते हैं। तो लेटरल थिंकिंग क्या है, हम उसी को पकड़ के नहीं बैठे हैं, नहीं जब करेंगे तो उसी को करेंगे, नहीं। अगर हमारे पास एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स दोनों का सम अगर 0 हो जाए तो हम कह देंगे दैट इज एन ऑड फंक्शन। अब सोच के देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ था, ये क्या है जी, 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स, एंड एफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, लॉग, देखिए 2 माइनस साइन माइनस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स, यानी लॉग 2 प्लस साइन एक्स हो गया। ध्यान से देखो, क्यों, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन एक्स, ये किसकी वैल्यू है, f माइनस एक्स की। ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, यहां तो कुछ प्लस माइनस का पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन क्लियरली एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो
log 2 minus sin x by 2 plus sin x plus log 2 plus sin x by 2 minus sin x। हमने दोनों को ऐड किया, याद रखिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि f माइनस एच टू माइनस एफ एक्स, हम कर रहे हैं दोनों को हम ऐड करेंगे। चलिए अब आपको एक फार्मूला पता होगा शायद, log का फार्मूला तो पता होना चाहिए, अगर यहां तक पहुंच गए हैं तो वो फार्मूला पता है, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, खूब यूज होता है। तो अगर ये log m प्लस log n है तो इसको आप क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज दैट fx प्लस f माइनस एक्स इज इक्वल टू log, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो क्या होगा जी, 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स। इसका ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, याद आ रहा है कुछ, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया 0, किसकी वैल्यू हो गई, एफ एक्स प्लस, है ना डिफरेंट सवाल, याद रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो सीबीएसई में दिया है वो गड़बड़ है, लेकिन अगर कोई ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन को तो अब इससे ज्यादा ट्विस्ट नहीं कर सकता है ना, करेगा तो पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच जाएगा। क्या हमने कह दिया, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इक्वल 0, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, मतलब एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। क्या लिखोगे बच्चों, लिखोगे देयरफॉर एफ एक्स इज एन क्या, ऑड फंक्शन, और जब ये ऑड फंक्शन हो गया तो आप लिखोगे दिस वन इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द आंसर, डी इज द आंसर। क्लियर है, देखिए आपको दिया हुआ है 0 टू पाई बाई 4 अंडर रूट कॉस एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। बिफोर वी गो फॉर दिस, पहले हम याद कर लें जिस कंसेप्ट की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको यूज करने जा रहे हैं वो देख लीजिए। हमारे पास अगर 0 टू a एफ एक्स डी एक्स है तो इसकी वैल्यू होती है 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला या जो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है आपको याद रखना है। आपने जो पहले वाला किया था हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ हम जो कह रहे हैं एक प्रॉपर्टी तो माइनस टू प्लस से हो गया, लेकिन ऐसा थोड़े कि हम उसी पर कसम खा के रखेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये आपके पास प्रॉपर्टी है, वन ऑफ दी क्या, डेफिनेट इंटीग्रल की है ना प्रॉपर्टी है जी। तो हम इसको लिखते हैं, लेट दिस इज इक्वल टू आई, दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 है, तो 0 टू ए है। यहां हम क्या करेंगे, अंडर रूट, ये पाई बाई 4 नहीं है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 है, ठीक है ना, आप चेंज कर लीजिएगा। तो यहां पर होगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहां पर होगा अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये dx, दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स बाई अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और ये dx, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। इन दोनों को अगर ऐड कर, देखो ये भी आई है, तो अगर आप दोनों को ऐड कर देते हो तो क्या मिलता है, देयरफॉर 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 तो है ही, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अंडर रूट साइन एक्स है और अंडर रूट कॉस एक्स है। पहले वाले में से आ गया अंडर रूट कॉस एक्स और दूसरे में से आ गया अंडर रूट साइन एक्स, और यहाँ हो गया dx, ये कैंसिल हो गया। मतलब हुआ कि आपके पास सिर्फ dx मिल गया, आपके पास मिल गया 0 टू पाई बाई 2 क्या dx, दैट इज x 0 टू पाई बाई 2, सिंप्लीफाई कर लीजिए, पाई बाई 2 माइनस 0 यानी कितना हुआ जी, ये पाई बाई 2 हो गया, किसकी वैल्यू है 2i की, देयरफॉर i शुड बी इक्वल टू हाउ मच, पाई बाई 4। वैसे भी ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं अंडर रूट
that is 0 to pi by 2 under root sin s by under root sin s plus under root cos x under root tan s by under root tan s plus under root cot x sin s to the power 3 by 2 by sin s to the power 3 by 2 plus cos to the 3 by 2। इस तरह जितने भी क्वेश्चन का आंसर आता है पाई बाई 4, तो हमारे पास आंसर इसका क्या हो गया, बी हो गया। देखिए क्वेश्चन है 0 टू पाई बाई 2 log tan x dx, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। हम मान लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू आई। प्रैक्टिकली हमने आपको पहले से एक फॉर्मूला बता दिया है कि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, 0 टू पाई बाई 2 log tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये कितना हो गया dx, कितना हो गया बच्चों 0 टू पाई बाई 2 log cot x dx। ये किसकी वैल्यू है, i की वैल्यू है। i की वैल्यू कर करके यहां पर पहुंच गए। कहते हैं सर इसमें से तो कोई दिया ही नहीं है, तो 0 1 2 पाई बाई 2 दिया हुआ है, और यहाँ क्या है 0 टू पाई बाई 2 log cot x आ गया। कोई बात नहीं, इसको आपने 1 कह दिया, इसको आपने 2 कह दिया, और फिर आपका ध्यान रखिएगा कभी भी लॉग में आता है जरा सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। तो आप कहते हैं ऐड 1 and 2, तो क्या होगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, तो सेम रहेगा। यहाँ है आपके पास log tan x और यहाँ है log cot x ब्रैकेट क्लोज्ड, यहाँ dx हो गया। यानी अगर आप और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो होगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log tan x इंटू cot x dx। समझ में आया क्या, log m फॉर्मूला याद आ रहा, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, बताए थे log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, उसी को यूज कर दिया। और log tan x इंटू cot x की वैल्यू कितनी होती है जी, इसकी वैल्यू होती है log 1 dx। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, किसकी वैल्यू हो गई 2i। अब तो i की वैल्यू निकल गई, i की वैल्यू कितनी हो गई 0, सो द आंसर इज फर्स्ट वन। मतलब क्या हुआ कि जब आपको ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो डोंट गेट व्हाट कंफ्यूज विद द रिजल्ट यू आर गेटिंग। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आप जब आगे एक दो स्टेप बढ़ जाओगे तो वहां से आपको कुछ एक नई दिशा मिल जाएगी और नया रास्ता मिल जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर मिला है। दूसरी बात यह है कि जब भी ऐसे लॉग वाले क्वेश्चंस आते हैं तो सामान्यतः हम ऐड ही करते हैं, क्योंकि ऐड करेंगे तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप थोड़ा सा आगे सोचिए, ठीक है, थोड़ा सा आप आगे सोच लेंगे तो यू विल बी गेटिंग द आंसर। सो दिस वे वी हैव टेकन अप, हमने 3 क्वेश्चंस यहां पर लिए। क्वेश्चन नंबर हमने लिया था 7 वाला जो क्वेश्चन था वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन था। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमने क्या क्या देखा, पहले हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, फिजिबल बाउंड्री रीजन क्या होते हैं, ऑप्टिमम वैल्यू क्या, ऑप्टिमाइज जब कहता है तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, उसकी हमने चर्चा किया था। और करीब करीब हमने उसमें जितनी भी जानकारी चाहिए थी आपको दे करके क्वेश्चंस किए थे। दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन था वो वेक्टर का था, जो सिंपल वेक्टर एडिशन वगैरह पर वेक्टर है, जिसमें हमने एक चीज यूज किया है कि अगर एक वेक्टर ए बी डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव हो जाता है, मैग्नीट्यूड बराबर तो दोनों खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक और हमने यूज किया था, वो था कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी अगर एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है तो उसका जो ये होगा रिजल्टेंट होगा वो उसकी तीसरी लाइन से रिप्रेजेंट होती है। जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो 9 हमने क्या किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में हमने यूज किया, जिसमें हमने एक प्रॉपर्टी देखा था -a to +a fx dx is equal to 0 if fx is an odd function and 2 times 0 to a fx dx when it is an even function। लेकिन इवन और ऑड फंक्शन के लिए क्या कहा था कि if f minus x is equal to fx then it is even function, if f minus x is equal to minus fx then that is odd function। लेकिन ऑड फंक्शन को करने के लिए हमने एक और कंसेप्ट बता दिया था कि f minus x plus fx should be equal to 0, वो भी करके हम ऑड फंक्शन को प्रूव कर सकते हैं। एक और हमने यूज किया था कि 0 to a fx ds अगर दिया हुआ है
तो हम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ए माइनस ए, यानी एक और प्रॉपर्टी पर आधारित हमने क्वेश्चंस करा दिए थे. सो दिस वे वी हैव सीन 3 क्वेश्चंस प्लस 3 मोर सेट्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी एक सैंपल पेपर और हम 3 अलग से सैंपल पेपर विद द क्या रिवीजन ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स हमने किया है. अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सही से लिखते हो. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट.